साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग का जो यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो में इस विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज नंबर 1 को, जो कि भारतीय संविधान और करंट अफेयर से संबंधित है, इसको देखेंगे। क्योंकि यूपीएससी के पेपर के लिए यदि देखा जाए तो विजन आईएएस का जो करंट अफेयर जो आपका टेस्ट सीरीज होता है, इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यह जो पहला टेस्ट है, इसके 50 क्वेश्चन को इस पार्ट में करेंगे और अगले पार्ट में जो शेष बचे हुए 50 क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग करेंगे। और ये वीडियो जो है थोड़ा सा आपका लंबा हो सकता है। लंबा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के जो व्याख्या होगी, जो स्पष्टीकरण होगा, वो थोड़ा बृहद स्तर पर होगा। परंतु यकीन मानिए कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। क्योंकि आपको व्याख्या में कुछ ऐसे बिंदुओं को जानने का मौका मिलेगा जो कि शायद आप से कहीं छूट गया हो या ना जान रहे हो, मतलब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपके कुछ सजेशन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं। इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है ए है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। बी है आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी है आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। डी है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें इन चारों में बताना कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आप देखें तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इसको व्याख्या के साथ देखें तब आपको समझ में आएगा कि सी ऑप्शन सही क्यों नहीं है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात के बारे में थोड़ा बात करें तो राष्ट्रीय आपात की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद आपके 352 में, आर्टिकल 352 में है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तो 3 आधार हैं, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संकट उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि आपात उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल की सहमति पर ही की जा सकती है, न कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अब आगे देखें, राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर, ठीक है, 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे एक बार अनुमोदित किए जाने के पश्चात यह जो है 6 माह तक या 6 मास तक जो है ये जारी रहती है। इसलिए जो विकल्प आपका बी है ये सही हो जाता है। कैसे सही हो जाता है इसको थोड़ा सा और देखें तो 6 माह की समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के साथ इस उद्घोषणा को 6 माह के लिए पुनः बढ़ाया जा सकता है। पहले 6 माह था, फिर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन दिलाते हैं और 6 माह फिर बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आपात उद्घोषणा को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आवधिक संसदीय अनुमोदन के इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। मतलब ये जो है कि अनिश्चित काल तक के लिए। इससे पूर्व जो था कि आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात कार्यपालिका की अर्थात मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रह सकता था जब तक वो चाहे। परंतु 44वें संविधान संशोधन क्या किया गया कि हर 6 माह में आपको संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना होगा, तभी ये आगे बढ़ेगा अगले 6 माह के लिए। अब सी ऑप्शन पे आते हैं। आपात की उद्घोषणा या इसके जारी रहने के अनुमोदन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस सदन के सदस्यों का बहुमत, जिस सदन में गया है उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और दूसरा उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का
2/3 बहुमत। तो यहाँ ध्यान शब्दों ध्यान दीजिएगा कि उस सदन में उपस्थित, सदन के कुल सदस्यों का नहीं, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, सदन के कुल सदस्यों का, सदन के कुल सदस्यों का नहीं, बल्कि सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि सदन के उपस्थित सदस्यों का 2/3 लिखा होता तब ये सही हो जाता है। यहाँ पे सदन के कुल सदस्यों लिखा है, इसलिए गलत हो गया है। तथा राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव एक ऐसा मामला है जहां अनुमोदन के लिए सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, जब महाभियोग की बात आती है तो वहां पे सदन की कुल सदस्यता का 2/3 होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका गलत है। वहीं डी ऑप्शन पे आए तो राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। इसे दूसरी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित और अन्य स्वरूपों से बेहतर होने के संभावित कारणों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें 4 आपके कारण दिए गए हैं। पहला, यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है। तो यह सही नहीं है, यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना नहीं करता। दूसरा, यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है। यह भी सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में त्वरित निर्णय नहीं हो पाता है। तीसरा, यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। ये आपका सही है। चौथा, यह आय असमानताओं को समाप्त करता है। ये भी सही नहीं है। तो आपका केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासक का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकतंत्र विश्व में सरकार का सबसे प्रचलित स्वरूप है और इसका अन्य देशों में भी निरंतर विस्तार हो रहा है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। सामान्यतः लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र। भारत में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र है और पूरे वर्ल्ड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है स्विट्जरलैंड को माना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से किसी विषय पर चर्चा करती है और विधायिका के संबंध में निर्णय लेती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में, जैसा कि भारत में है, जनता विधान संबंधी चर्चा और निर्णय हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जैसे कि संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो क्या है, यह दिया जाता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार तुलनात्मक रूप से अधिक बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह सरकार का अधिक जवाबदेह स्वरूप है, जैसा कि आपके 3 में दिया है, पॉइंट नंबर 3 में है, सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। दूसरी चीज, लोकतंत्र विचार विमर्श और चर्चा पर आधारित होता है। चर्चा और वाद विवाद के माध्यम से किसी भी निर्णय की कमियों को उजागर करना संभव होता है। इस प्रकार यह निर्णय की गुणवत्ता में सुधार करता है। लोकतंत्र मतों और हितों के मतभेदों के शांतिपूर्ण और सहभागिता आधारित समाधान द्वारा मतभेदों और संघर्षों से निपटने की सुविधा प्रदान करता है। तथा तीसरा पॉइंट है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह निर्धनतम और अल्प शिक्षित व्यक्ति को भी संपन्न और शिक्षित व्यक्ति के समान दर्जा प्रदान करता है, इसलिए यह नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है। चौथा, यह नेतृत्व परिवर्तन के माध्यम से प्रतिनिधियों द्वारा या जनता द्वारा त्रुटियों को सुधारने की भी अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें बार बार चुना जाता है। अगला है, अब थोड़ा सा लोकतंत्र की जो सीमाएं हैं या कह सकते हैं जो कमियां हैं उसको बात करें तो लोकतंत्र जो है नेतृत्व में बारंबार परिवर्तन को बढ़ावा देता है। कभी कभी यह महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है और सरकार की दक्षता को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपका जो पॉइंट नंबर 1 है वो गलत हो गया। दूसरा, निर्णय प्रक्रिया में जन सामान्य को शामिल करने से निर्णय लेने में विलंब होता है, मतलब इसमें त्वरित निर्णय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह गारंटी प्रदान नहीं करता है कि सहभागिता के आधार पर लिए गए निर्णय बेहतर होंगे। तो आपका पॉइंट नंबर 2 भी गलत हो गया। तीसरा, लोकतंत्र आर्थिक समानता सुनिश्चित नहीं करता है। सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र होने के बावजूद लोकतंत्र ने भारत में और विश्व के अन्य भागों में निर्धनता को समाप्त करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं की है। तो आपका चौथा भी गलत हो गया। इस प्रकार से केवल 3 सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदान किए गए हैं या प्रदत्त है। पहला है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संगम, दूसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार, तीसरा है हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार, चौथा है प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें देखें, हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार इसको शामिल नहीं किया गया है। तो आपका पहला है, दूसरा है और चौथा है, 1 2 4 अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका
सही हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध किया गया है, मतलब बताया गया है। संविधान द्वारा 6 मूल अधिकारों, पहले 7 मूल अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार भी था, उसको बाद में हटा दिया गया। तो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से? पहला है आपका समता का अधिकार। पहला है समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 से 28 है। वहीं पांचवा है अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये 29 से लेकर 30 है। वहीं छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब इसमें हम बात किसी कर रहे थे, प्रश्न में हमारा किससे पूछा गया? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत किन अधिकारों को शामिल किया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं। जैसे 19 एक जो है 19 का 1, इसमें सभी नागरिकों को, यहाँ पे नागरिकों को दिया गया है जो विदेशी उनको नहीं, सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, मतलब संगम या संघ बनाने का अधिकार, मतलब कहीं पे धरना देने का भी अधिकार इसमें आ जाता है, ठीक है। वहीं या विरोध का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं पूरे देश में, तथा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, तथा इसके अलावा कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। ये सारे के सारे अधिकार आपके अनुच्छेद 19(1) में है। वहीं अनुच्छेद 20 में क्या है? 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 21(a) जो है ये शिक्षा का अधिकार की बात करता है। और अनुच्छेद 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि ट्रेड यूनियनों को प्रभावी सौदेबाजी अथवा हड़ताल या तालाबंदी करने के संदर्भ में कोई मूल अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए आपका जो तीसरा वाला था ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका C124 सही हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में स्वार्म क्या है? तो देखते हैं स्वार्म क्या है। पहला ऑप्शन है कि भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा। बी है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचालन। सी है उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंप के झटके। या डी है कि पृथ्वी के अंदर होने वाला लगभग निरंतर संचलन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता और जिसकी अवधि 1 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक होती है। इसमें यदि आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब कैसे सही इसको भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि यह प्रश्न जो बनाया क्यों गया है। तो ये जो हालिया संदर्भ जो रहा, दिल्ली में भूकंप के निम्न तीव्रता के किंतु निरंतर आने वाले अनेक झटके दर्ज किए गए तथा इस घटना की तुलना महाराष्ट्र के पालघर के भूकंपीय झटकों अर्थक्वेक स्वार्म मतलब क्या होता है? झटका होता है। तो भूकंपीय झटकों अर्थक्वेक स्वार्म से की जा रही है। आपका जो विकल्प ए है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? स्वार्म नहीं कहते, भूकंपीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। वहीं बी वाला ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन जो है वो भूस्खलन के रूप में जाना जाता है, न कि स्वार्म के रूप में। भूस्खलन जो है भूकंप या अन्य प्राकृतिक कारणों से हो सकता है। विकल्प सी आपका सही है। स्विस सिस्मोलॉजिकल सर्विस के अनुसार स्वार्म अर्थात झटके उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम के बिना सक्सेशन के बिना एक विस्तारित अवधि में स्थानीय रूप से आने वाले भूकंप के अनेक छोटे झटके होते हैं। ये मुख्य भूकंप के पूर्व अर्थात फोर शॉक और पश्चात अर्थात आफ्टर शॉक आने वाले कम तीव्रता वाले भूकंप के झटके होते हैं। पृथ्वी के भीतर संचित भूकंपीय ऊर्जा जब कुछ निश्चित बिंदुओं में से अल्प मात्रा में निर्मुक्त होती है तो भूकंप की एक श्रृंखला उत्पन्न हो सकती है।
कभी कभी ये ध्वनिक एक्वेस्टिक या ध्वनि उत्सर्जनों के साथ भी उत्पन्न होते हैं। वहीं जो आपका विकल्प डी है ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर होने वाला लगभग निरंतर संचलन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता है और जिसकी अवधि 1 से 9 सेकंड होती है, उन्हें सूक्ष्म भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म भूकंप। ये भूकंप से संबंधित नहीं होते हैं, माइक्रोसेसिस कहा जाता है, और ये विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और कृत्रिम कारकों से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा चाक हाओ क्या है? तो सुर्खियों में रहा चाक हाओ जो है ये मणिपुर की काली चावल की किस्म है। तो याद रखिएगा कहाँ की है? मणिपुर की, जिसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो मणिपुर के काले चावल को भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है। अब इस चाक हाओ या काले चावल के बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये जो चाक हाओ काला चावल, इसका रंग जो होता है गहरा काला होता है, और चावल की अन्य रंगों की किस्मों जैसे भूरे चावल आदि की तुलना में इसका भार भी अधिक होता है। इसका यह रंग जो काला रंग है, इसका मुख्य रूप से इसके लिए जो उत्तरदायी कारण है या इसका कारण क्या है? एंथोसाइनिन एजेंट जो होता है, इसके कारण ही यह काला होता है, एंथोसाइनिन एजेंट की वजह से। अब थोड़ा सा भौगोलिक संकेतक अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न है तो आप कर लीजिए। जीआई या भौगोलिक संकेतक एक ऐसा नाम या संकेत है जिसे उन उत्पादों या प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है जिनका किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंध होता है। जैसे पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, ठीक है, वो आपका पश्चिम बंगाल का ही है, जो वहाँ पे बनता है, इसकी उसकी विशिष्टता की वजह से, भौगोलिक विशिष्टता की वजह से जीआई टैग दिया गया है। अथवा जिनका किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंध होता है, अथवा जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र, शहर या देश से विशिष्ट रूप से संबंधित होती है, उन्हें यह संकेत दिया जाता है, मतलब जीआई टैग दिया जाता है। भौगोलिक संकेतकों का उपयोग इस प्रमाणन सर्टिफिकेशन के रूप में माना जा सकता है कि संबंधित विशेष उत्पाद का निर्माण पारंपरिक तरीकों से किया जाता है तथा उसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, या उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उसकी विशेष प्रतिष्ठा है, उसमें जो गुण है वो जिस जगह पे उसको बनाया जा रहा है, उत्पादित हो रहा है, उसकी वजह से है। भौगोलिक संकेतक को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों IPRS इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग को विश्व व्यापार संगठन WTO के व्यापार संबंधित पहलुओं पर बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात ट्रिप्स TRIPS जिसे शॉर्ट में ट्रिप्स कहते हैं, ट्रिप्स समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहीं भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण को सितंबर 2003 से प्रभावी हुए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा, कौन सा अधिनियम है? भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा प्रशासित किया जाता है, और ये प्रभावी कब हुआ? सितंबर 2003 में प्रभावी होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को राज्यों के परिसंघ अर्थात फेडरेशन के बजाय राज्यों के संघ अर्थात यूनियन के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? पहला है कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है, जो कि सही नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है ये सही है। अब इसके बारे में अन्य चीजों देखें तो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में 1 में यह वर्णित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है अर्थात यूनियन होगा, न कि राज्यों का परिसंघ अर्थात फेडरेशन। यह उपबंध जो है, यह उपबंध दो विषयों को समाविष्ट करता है। पहला देश का नाम और दूसरा देश में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था होगी, मतलब राज्य व्यवस्था का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम के संदर्भ में किसी भी प्रकार का मतैक्य नहीं था, मतलब एक मत पर लोग नहीं थे। कुछ सदस्यों द्वारा पारंपरिक नाम अर्थात भारत का सुझाव दिया गया, जबकि अन्य सदस्यों ने आधुनिक नाम यथा मतलब कि इंडिया का समर्थन किया। इसलिए संविधान सभा द्वारा दोनों नाम भारत अर्थात इंडिया को अपनाया गया। लिखा भी गया है, आप प्रिम्बल पढ़ेंगे या उद्देश्य का, उसमें लिखा गया भारत अर्थात इंडिया। दूसरा जो भाग है राज्य व्यवस्था का, तो भारत को संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान संरचना की दृष्टि से क्या है? परिसंघीय है, फेडरेशन है। संरचना की दृष्टि से देखें तो परिसंघीय है, परंतु इसे संघ के रूप में वर्णित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार दो कारणों से राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों के संघ वाक्यांश को अपनाया गया है। कौन सा कारण है? पहला, भारतीय संघ जो है अमेरिकी परिसंघ की भांति
राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए जो पहला कथन था कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है, ये गलत है। वहीं दूसरा, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो कथन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाता है। परिसंघ जो होता है एक संघ है, परिसंघ जो फेडरेशन होता है एक संघ होता है। क्यों? क्योंकि यह अविनाशी होता है, अविनाशी अविनाशी होता है, ठीक है। मतलब इससे जो राज्य हैं, जैसे अमेरिका में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। देश पूर्णतया जो है एक इकाई है और केवल प्रशासन की सुविधा हेतु विभिन्न राज्यों में ये विभाजित होते हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है कि यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अध्यार्पित करने का निर्णय करता है, मतलब देने का निर्णय करता है, तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका या किनका उपयोग किया जाएगा, मतलब किन अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाएगा? अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 368? 368 क्या है? संविधान संशोधन का। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल 3 अनुच्छेद 368 का ही उपयोग किया जाएगा। कैसे? तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एक संप्रभु राज्य होने के कारण जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विधियों जैसे कि अध्यर्पण का मतलब संधि, अनुपालन, क्रय मतलब बेच देना, उपहार, पट्टा अथवा जनमत संग्रह, इसके साथ ही अध्यर्पण, अधिग्रहण मतलब अभी तक किसी मान्यता प्राप्त शासक द्वारा अनधिकृत है तो उसका अधिग्रहण करना, विजय अथवा आधिपत्य के माध्यम से विदेशी राज्य क्षेत्रों को अधिग्रहित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधियों द्वारा मान्यता प्राप्त विधियों के माध्यम से, मतलब ये अध्यर्पण, अधिग्रहण या विजय अथवा आधिपत्य के माध्यम से, अथवा अपने राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को अध्यर्पित मतलब प्रदान कर सकता है। दोनों काम कर सकता है। अनुच्छेद 2 जो है यह अनुच्छेद उन नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना से संबंधित है जो भारतीय संघ के भाग नहीं है। तो ये जो है भारत में प्रवेश करने वाले नए राज्यों के बारे में है। तो ये आपका अनुच्छेद 2 इससे संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 3 जो है क्यों इससे संबंधित नहीं है या इसका उपयोग क्यों नहीं करेंगे? तो अनुच्छेद 3 जो है यह भारतीय संघ के वर्तमान राज्यों के निर्माण अथवा परिवर्तन संबंधित, मतलब किसी राज्य की का क्षेत्रफल कम करना या दो राज्यों के कुछ हिस्सों को काट करके एक अलग राज्य बना देना या एक ही राज्य के कुछ हिस्सों को काट करके अलग करके एक नया राज्य बना देना, जैसे बिहार से अलग करके झारखंड बना दिया गया। तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में यह कहें कि यह जो अनुच्छेद 3 है यह भारतीय संघ के घटक राज्यों के क्षेत्रों में आंतरिक पुनर्व्यवस्थापन का उपबंध करता है। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक राज्य के क्षेत्र को कम करने, जो कि अनुच्छेद 3 के तहत है, कि संसद की शक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य के समक्ष अध्यर्पण को समाविष्ट नहीं करती। मतलब अनुच्छेद 3 के तहत यह नहीं आता है कि भारत जो है वो अपने किसी क्षेत्र को अन्य देश को दे दे। इस प्रकार केवल अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन के माध्यम से ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य के समक्ष अध्यर्पित अर्थात दिया जा सकता है। भारत और अभी कुछ समय पहले भारत और बांग्लादेश के मध्य में वही एक समझौते एवं इसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण तथा बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने हेतु 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत भारत द्वारा 3 इनक्लेव बांग्लादेश को हस्तांतरित किए गए, जबकि बांग्लादेश द्वारा भारत को 51 इनक्लेव का हस्तांतरण किया गया। भारत और किसी अन्य देश के मध्य सीमा विवाद के समाधान हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह चीज ध्यान रखिएगा कि जब दो देशों के भारत और अन्य देश के मध्य सीमा विवाद है तो उसके समाधान संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। इसका समाधान जो है आपका सीमा विवाद का समाधान कार्यपालिका कार्रवाई के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि यह भारतीय राज्य क्षेत्र के विदेशी सत्ता को किए गए अध्यर्पण को शामिल नहीं करता। मतलब यह इसमें नहीं आता कि भारतीय राज्य क्षेत्र को हम विदेश को दे रहे हैं। और यह निर्णय जो है आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1969 में किया गया था। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि सीबीआई जो है केवल भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की ही जांच करता है। दूसरा, जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है।
तो बताना है कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखें, आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो पहला प्रश्न इसमें केवल लिखा है, जब भी प्रश्न में आपका किसी भी कथन में केवल लिखा हो तो उसकी 90% चांसेस होते हैं कि वो कथन गलत होगा। तो यहाँ पे जो पहला कथन है वो गलत है, केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के संबंधित मामलों की जांच नहीं करता है, इसके अलावा भी अन्य मामलों की जांच करता है। तो बचा कौन सा? दो, दूसरा वाला सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में बात कर लेते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के बारे में। तो यह एक संविधानेतर और गैर सांविधिक निकाय है, मतलब कि यह संविधान में वर्णित नहीं है, जिसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से के एक संबद्ध कार्यालय का दर्जा प्राप्त है, और यह अपनी शक्तियां जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम DSPE 1946 से ग्रहण करता है। समय समय पर विभिन्न प्रदेशों द्वारा राजनीतिक हत्या, अपहरण, विमान अपहरण, चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराधों, शासकीय गुप्तवाद अधिनियम के उल्लंघन, बड़े पैमाने के बैंकों या बीमा घोटालों आदि जैसे पारंपरिक अपराधों तथा भागलपुर ब्लाइंडिंग्स, अखफोड़वा कांड जिसको कहते हैं, भोपाल गैस त्रासदी जैसे अन्य विशिष्ट मामलों में भी सीबीआई जांच का आग्रह किया गया है विभिन्न राज्यों के द्वारा। 1980 के दशक के पूर्वार्ध में संवैधानिक न्यायालयों ने भी हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार आदि जैसे मामलों में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका के आधार पर जांच या अन्वेषण हेतु सीबीआई को मामले प्रेषित करना आरंभ कर दिया था। तो आपका जो पहला कथन कि केवल जहां लगा है वो गलत हो गया। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि अपनी स्थापना के उपरांत से सीबीआई का एक बहुविषयक जांच एजेंसी के रूप में विकास हुआ है। वर्तमान में अपराधों की जांच हेतु इसके निम्नलिखित 3 प्रभाग हैं। कौन कौन सा? पहला है भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, एंटी करप्शन डिवीजन। दूसरा है आर्थिक अपराध प्रभाग, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन। और तीसरा है विशेष अपराध प्रभाग, स्पेशल क्राइम डिवीजन। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो आपका भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग है पहला वाला, एंटी करप्शन डिवीजन, इसमें क्या आता है? यह केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा भारत सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन निगमों या निकायों के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की जांच करता है। और यह सबसे बृहद निकाय है जो भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग है, जिसकी देश के लगभग सभी राज्यों में शाखाएं विद्यमान है, एंटी करप्शन डिवीजन। वहीं जो दूसरा है इसका दूसरा डिवीजन आर्थिक अपराध प्रभाग, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, इसमें क्या आता है? जाली भारतीय करेंसी नोट्स, नकली नोटों के बारे में, बैंक घोटालों और साइबर अपराध सहित प्रमुख वित्तीय घोटालों और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ियों की जांच इसके तहत की जाती है। वहीं तीसरा जो डिवीजन है विशेष अपराध प्रभाग, स्पेशल क्राइम डिवीजन, इसमें क्या है कि राज्य सरकारों के निवेदनों तथा अथवा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों पर भारतीय दंड संहिता व अन्य कानूनों के अधीन गंभीर, संवेदनात्मक तथा संगठित अपराधों की जांच करता है। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें याद रखिएगा कि जिन कानूनों के अंतर्गत सीबीआई अपराधों की जांच कर सकती है उन्हें सरकार द्वारा DSP अधिनियम अर्थात दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 3 में सूचीबद्ध किया गया है। और भी कुछ चीज़ याद रखिए कि सीबीआई केवल संघ राज्य क्षेत्रों, जो संघ शासित प्रदेश हैं, तो संघ राज्य क्षेत्रों में ही आपका DSPE में सूचीबद्ध अर्थात दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में सूचीबद्ध अपराधों की स्वतः संज्ञान के आधार पर जांच कर सकती है। कहाँ पे? केवल संघ शासित प्रदेशों में। सीबीआई द्वारा एक राज्य की सीमाओं में जांच करने हेतु आपका दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम DSPE अधिनियम की धारा 6 के अनुसार उस राज्य की पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। या इसलिए भी चर्चा में थी, अभी कुछ राज्यों ने है अपने राज्यों में सीबीआई के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। जो अनुमति थी पहले की उसको वापस ले लिया था, जैसे छत्तीसगढ़ ने, पश्चिम बंगाल ने, इन्होंने जो है ये सीबीआई के प्रवेश की अनुमति को वापस ले लिया था। वहीं केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच हेतु सीबीआई को प्राधिकृत कर सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। वहीं हालांकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी सीबीआई जांच के आदेश पारित कर सकते हैं, तथा जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तब केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। तो दूसरा कथन सही हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है गौड़ वनोत्पाद अर्थात माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा विविध गौड़ वनोत्पादों अर्थात माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। तो इसमें आप देखें तो इसमें दोनों कथन जो है वो गलत हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अब कैसे सही हो जाता है इसको भी थोड़ा सा देखें। तो यह चर्चा में क्यों आया, इस प्रश्न मतलब यह प्रश्न आया क्यों? तो इसलिए आया कि हालिया संदर्भ क्या रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 संकट के दौरान जनजातियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु गौड़ वनोत्पादों माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एमएफपी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 16 से 30% तक की वृद्धि की गई है। उत्पादों की इस सूची में 20 नए उत्पादों को भी शामिल किया गया है। 20 नए उत्पादों को शामिल किया गया है, जैसे कि इलायची, हल्दी, अदरक, वन तुलसी, वन जीरा और कच्चे बांस की झाड़ू आदि। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(4) जो है ये केवल वनोत्पादों जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको परिभाषित करता है, केवल वनोत्पादों फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, न कि गौड़ वनोत्पादों को। तो यह केवल वनोत्पादों को परिभाषित करती है और यह शब्दावली उन उत्पादों की ओर संकेत करती है जो वनों में पाए जाते हैं अथवा वनों में संग्रहित किए जाते हैं, जैसे कि इमारती लकड़ी है, लकड़ी का कोयला है, खैर है, लकड़ी का तेल है, ठीक है, हाथी दांत है, सींग है, अस्थियां है, रेशम के कोय है, शहद, मोम, पशु के अन्य सभी भाग या उत्पाद, पीट, सतही मृदा, चट्टान मतलब खनिज इत्यादि भी इसमें आ जाते हैं। तो आपका जो कथन नंबर 1 था कि आपका गौड़ वनोत्पाद अर्थात माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है या वनोत्पादों का एक उपवर्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि गौड़ वनोत्पादों को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया, नहीं, केवल किसको परिभाषित किया गया है? वनोत्पादों को। जबकि जो आपका गौड़ वनोत्पाद है ये वनोत्पादों का एक उपवर्ग है जिसे वर्ष 2007 में तब परिभाषित किया गया जब अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया था। ये जो अधिनियम है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, इसकी धारा 2(1) के तहत गौड़ वनोत्पादों के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर इमारती वनोत्पाद शामिल हैं, जिनमें बांस, झाड़ियां, ठूठ, बेत, तुषार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केदू के पत्ते, औषधीय पादप एवं जड़ी बूटियां, मूल कंद व इसी प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। इसी प्रकार भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वृक्षों के रूप में बांस और बेत के वर्गीकरण में परिवर्तन करते हुए बांस एवं बेत को भी गौड़ वन उत्पादों की परिभाषा में शामिल किया गया। मतलब जो नया संशोधन किया गया है उसमें जो आपके बांस और बेत थे इसको गौड़ वन उत्पाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डाल दिया गया। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के बारे में बात करें तो यह जो अधिनियम है 2017 वाला, यह भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के तहत जो नया लाया गया है 2017 वाला, इस अधिनियम के तहत वृक्ष की परिभाषा में ताड़, ठूंठ, झाड़ियों और बेत को शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब जो 27 वाला है उसमें आपका बांस जो है वो वृक्ष के अंतर्गत आता है, और जबकि संशोधन अधिनियम जो है जो 17 वाला संशोधन अधिनियम है वह बांस शब्द को हटाने हेतु इस परिभाषा को संशोधित करता है। मतलब अब बांस जो है वो पेड़ के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अनुसार गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस की कटाई व आर्थिक उपयोग हेतु इसके परिवहन के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब यह इसको पेड़ की कैटेगरी में रखा गया था तब अनुमति लेनी आवश्यक थी, परंतु अब इसको पेड़ की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के बारे में बात करें थोड़ी सी, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो प्रचलित रूप से इसे वन अधिकार अधिनियम FRA कहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं, जिसे वर्ष 2007 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें निहित करता है तथा 31 दिसंबर 2005 से पूर्व अधिगृहित वन भूमि पर जो भी एक्वायर्ड वन भूमि है भूमि पर कृषि करने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
साथ ही धारा अनुच्छेद 331 का 1 के तहत वन के प्रबंधन, संरक्षण और पुनर्सृजन तथा वनों से मतलब जहां उनकी पारंपरिक पहुंच थी, वनों से गौण वनोत्पादों माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के स्वामित्व व व्ययन हेतु मतलब खर्च करने हेतु सामुदायिक अधिकार भी प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 331 सी जो है, यह वन अधिकारों को गौण वनोत्पादों के जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, उनके स्वामित्व, संग्रह तक पहुंच, उनका उपयोग और उनके व्ययन मतलब उसको खर्च करने के अधिकार के साथ समावेशित करता है। अधिनियम के इस विशिष्ट खंड में अधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समुदायों और ग्राम सभाओं को गौण वनोत्पादों के न केवल उपयोग बल्कि उनके स्वामित्व का भी अधिकार प्राप्त है। आगे देखें कि कथन नंबर 2 ये भी गलत है। क्यों गलत है? तो केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गौण वनोत्पादों के विपणन तथा संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि में गौण वनोत्पादों के संग्राहकों के प्रयासों हेतु उनके लिए उचित मौद्रिक प्रतिलाभ सुनिश्चित करने हेतु मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की है। यह योजना भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसे हम लोग शॉर्ट में ट्राइफेड कहते हैं, TRIFED, ट्राइफेड, जिसे ट्राइफेड को वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। याद रखिए, कई बार पूछ लेता है। तो ट्राइफेड और संबंधित राज्यों से प्राप्त सुझावों या आगतों पर आधारित चयनित गौण वनोत्पादों MFP हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्माण व घोषणा की परिकल्पना करती है तथा पूर्व निर्धारित MSP पर खरीद एवं विपणन परिचालन नामित राज्य अभिकरणों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ट्राइफेड जो है वो ये जो वन उत्पाद होते हैं, गौण उत्पाद, उनकी MSP तय करने के लिए आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष MSP की अनुशंसा करती है, न कि कृषि लागत और मूल्य आयोग अर्थात CACP करती है। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? एक संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है। तो देखिए, सामान्यतः विधायिका के कार्य संचालन हेतु यह आवश्यक है कि किसी प्रस्ताव या संकल्प अथवा विधेयक को उस समय उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ये सामान्य दशा है। यदि किसी विधेयक पर मतदान के समय सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं, 247 सदस्य उपस्थित हैं और वे सभी विधेयक पर मतदान में भाग लेते हैं, और यदि उनमें से 124 सदस्य जो हैं विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं, तो विधेयक पारित हो जाएगा। यद्यपि ऐसा संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं होगा। संविधान में संशोधन हेतु 2 प्रकार के विशेष बहुमतों की आवश्यकता होती है। प्रथम अवस्था के संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वालों की संख्या सदन की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए, ठीक। दूसरी अवस्था में संशोधन विधेयक को वास्तविक रूप से मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 भाग द्वारा समर्थित होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 552 है, हालांकि कुछ सीटें रिक्त हैं तथा वर्तमान में कुल 545 सदस्य हैं, इसलिए किसी भी संविधान संशोधन के लिए न्यूनतम 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित होते हैं तो भी संविधान संशोधन विधेयक को न्यूनतम 273 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में इस समान रीति अर्थात इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। जब कोई विधेयक संशोधन विधेयक होता है तो इस समान रीति से पृथक पृथक पारित होना चाहिए, मतलब राज्यसभा में अलग से और लोकसभा में अलग से पारित होना चाहिए। प्रत्येक संशोधन विधेयक इस विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं? सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना, अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच के रूप में कार्य करना, गांव को विकासात्मक प्रक्रियाओं में शामिल करना, भारत की जनसंख्या की लाभांश का लाभ उठाना। तो ये चारों के चारों जो हैं
इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग के जो उद्देश्य हैं इसमें क्या शामिल है, इसमें है राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन प्रदान करना। तीसरा, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाना तथा मतलब गांवों को संस्थागत रूप से विकास प्रक्रिया में शामिल करना। आपका चौथा है प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल देना। पांचवा है रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता का मॉनिटर करना। नीति आयोग के उद्देश्य है। छठा है प्रमुख हितधारकों के मध्य परामर्श और भागीदारी को विकसित करना। सातवां है विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। तो अगला है भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। तो ये चारों के चारों आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट के संदर्भ में एक परिच्छेद दिया है। इस पर हमें विचार करना कि यह किस रिट से संबंधित है। 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, तो उनमें से कौन सा रिट है। इसमें लिखा है कि यह न्यायालय द्वारा एक लोक अधिकारी को, पब्लिक सर्वेंट को, उसके विधि द्वारा प्रदत्त जो रूल है उसके विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्देशित करने के लिए जारी किया गया एक आदेश है। इसे प्राधिकार प्राप्त, जिस पब्लिक सर्वेंट को अधिकार है, तो इसे प्राधिकार प्राप्त लोक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन से मना करने की स्थिति में जारी किया जा सकता है। इसे किसी भी प्रकार के अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कर्तव्यों जैसे कि प्रशासनिक, विधायी, अर्धन्यायिक, न्यायिक के लिए जारी किया जा सकता है। इसका उपयोग लोक अधिकारियों से उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन करवाने हेतु किया जाता है। तो बताना है कि ये जो उपयुक्त परिच्छेद है ये किस रिट से संबंधित है। तो ये आपका जो है परमादेश से, किससे, परमादेश से संबंधित है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये रिट जारी कर सकते हैं। इन रिटों को जो है ब्रिटेन की विधि से ग्रहण किया गया, जहां इन्हें ब्रिटेन में इन्हें परमाधिकार रिट, ठीक है, पर रिरोगेटिव रिट्स के रूप में भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हम लोग परमादेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो उपयुक्त परिच्छेद दिया गया था वो परमादेश से संबंधित रहा है, जिसे इंग्लिश में मैंडमस कहते हैं। तो यह न्यायालय द्वारा एक लोक अधिकारी को उसके विधि के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्देशित करने के लिए जारी किया गया एक आदेश है। यह अधिकार प्राधिकार प्राप्त लोक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन से मना करने की स्थिति में जारी किया जा सकता है, और यह रिट लोक अधिकारियों को कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकता है। इसे किसी भी प्रकार के अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कर्तव्यों जैसे कि प्रशासनिक, विधायी, अर्धन्यायिक, न्यायिक के लिए जारी किया जा सकता है। इसका उपयोग लोक अधिकारियों से उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन करवाने हेतु किया जाता है। विधि के तहत प्रदत्त कर्तव्यों से इतर किसी कार्य के निर्वहन न करने की स्थिति में इसे जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब विधि के तहत जो उसको कर्तव्य दिए गए हैं उससे इतर यदि आप कोई कर्तव्य कराना चाहते हैं, कार्य कराना चाहते हैं, तो उसके निर्वहन के लिए ये रिट जारी नहीं किए जा सकते हैं। जब कोई लोक अधिकारी अधिकरण के आदेश को लागू कराने के लिए अपने विधिक कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहता है, तो उस अधिकारी को कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्देशित करने का या निर्देशित करते हुए परमादेश जारी किया जा सकता है। परमादेश अनिवार्य कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जारी किया जाता है एवं यह आवश्यक नहीं कि कर्तव्य की प्रकृति जो है विधिक हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगला देखते हैं, तो हमने परमादेश की बात की, अब बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की बात कर लेते हैं। दूसरा रिट जो है, इस रिट द्वारा न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति या प्राधिकरण को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। मतलब यदि मान लीजिए पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है, तो कोर्ट जो है वो पुलिस को यह आदेश देगी कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि न्यायालय उसकी गिरफ्तारी की वैधता, क्षेत्राधिकार या औचित्य का निर्धारण कर सके।
इस रिट का मुख्य उद्देश्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता या रिहाई के संदर्भ में कथित तौर पर कथित गैर विधिक गिरफ्तारी, जो विधि के विरुद्ध गिरफ्तारी है, उसकी त्वरित न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं अगला रिट तीसरा जो है प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन PROHIVITION। शाब्दिक रूप से इसका जो प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना। इसे किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनको अपने क्षेत्राधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने या उस क्षेत्राधिकार को निरूपित करने जो उसके पास नहीं है के लिए जारी किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिषेध रिट जो है प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय नहीं होती। प्रतिषेध रिट या जो प्रोविजन है, ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इस बात को याद रखिएगा, जो प्रतिषेध है केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह प्रशासनिक अधिकारी, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के या निकायों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है या उपलब्ध नहीं है। वहीं उत्प्रेषण की बात कर लें तो उत्प्रेषण, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। यह एक हायर कोर्ट, उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण जो ट्रिब्यूनल है, उसके विरुद्ध उनके समक्ष लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में उसके आदेश को रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब जो हायर आपका कोर्ट है, वो अपने अधीनस्थ कोर्ट के पास जो मामले हैं उसको अपने पास मंगाता है या किसी निर्णय को डिसीजन लेने से उसे रोकता है। इससे अतिरिक्त क्षेत्राधिकार या क्षेत्राधिकार की कमी या कानून के त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है। इस प्रकार प्रतिषेध, जो आपने प्रोविजन पढ़ा, उसके प्रतिषेध के विपरीत, प्रतिषेध जो है केवल निवारक होता है, तो प्रतिषेध के विपरीत उत्प्रेषण निवारक के साथ साथ उपचारात्मक भी है। उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले, ये जो उत्प्रेषण है, या व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। जबकि आपने प्रतिषेध के बारे में क्या पढ़ा कि केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध नहीं। जबकि उत्प्रेषण जो है ये सबके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी। प्रतिषेध की भांति उत्प्रेषण भी विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, और यह आपका ऐसा ही प्रतिषेध में भी है। अब थोड़ा सा अधिकार परीक्षा के बारे में बात कर लें। क्यो वारंटो। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद को धारण करने के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति कहे, किसी पद पर बैठा हो सरकारी पद पर और कहे ये मेरा अधिकार है, तो उसके अधिकार क्षेत्र की वैधता की जांच करने के लिए अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो रिट जारी की जाती है। यदि इसलिए यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकता है। यह रिट किसी विधि या संविधान द्वारा स्थापित स्थायी प्रकृति के एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद के मामले में ही जारी की जा सकती है। इसे मंत्री पद या निजी पद के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है। और जो अन्य 4 रिट हैं उनके विपरीत इसकी मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। मतलब यदि वह प्रभावित व्यक्ति नहीं है तो भी इसकी मांग की जा सकती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इसमें आपके 3 कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधि की सम्यक प्रक्रिया केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। दूसरा, यहां भी देखिए क्या लिखा है, केवल लिखा है ना, तो केवल पर ध्यान दीजिए, मतलब ये गलत ही होगा। वहीं दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। विधायिका और कार्यपालिका दोनों की स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। और तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपका केवल जो है तीसरा जो है वो सही है, ये वाला। अब बाकी ऊपर के 2 गलत कैसे हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 21 जो है यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब यदि किसी को मृत्यु दंड देना है तो वह जो विधि है, जो स्थापित प्रक्रिया उसके माध्यम से ही उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं।
यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। वहीं अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की अभिव्यक्ति जो है ये अमेरिकी संविधान में निहित विधि सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की अभिव्यक्ति से भिन्न है। ध्यान रखिएगा कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यह इंग्लैंड से लिया गया, जबकि अमेरिका से जो है विधि सम्यक प्रक्रिया को लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि विधायिका द्वारा विधिवत अधिनियम की गई विधि सही प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति में वैध होगी। मतलब विधायिका द्वारा जो विधि बनाई गई है यदि उस विधि को सही प्रकार से अनुपालन किया जाता है तो वह विधि वैध होगी। इसके तहत न्यायालय द्वारा यह जांच की जाएगी कि क्या कोई विधि प्रचलित है या मतलब उससे संबंधित विधायिका ने कोई विधि बनाई है, क्या विधायिका विधि निर्माण हेतु सक्षम है और क्या इसके द्वारा विधि निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। हालांकि इसमें न्यायालय द्वारा उक्त विधि की मंशा की जांच नहीं की जाएगी, मतलब किस वजह से इसको बनाया गया है। इसलिए इस अवधारणा के तहत एक विधि मतलब जिसके निर्माण में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो, तो इस प्रकार की एक विधि की वैधता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि वह विधि अतार्किक, अनुचित या अन्यायपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि पहले ही कहा गया है, ऊपर बता दिया गया है कि मंशा के आधार पर उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। यदि संसद एक विधि पारित करती है तो उस विधि के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, तो यही क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है। दूसरी ओर विधि की सम्यक जो प्रक्रिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यह इसका सिद्धांत न केवल यह जांच करता है कि क्या किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कोई विधि प्रचलित है, मतलब कोई कानून है, बल्कि यह भी जांच करेगा कि क्या निर्मित जो विधि है वो उचित एवं न्याय संगत है या स्वेच्छाचारी तो नहीं है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों का अधिक निष्पक्ष उपचार प्रदान करता है। स्थापित प्रक्रिया के तहत यह विधिक आवश्यकता है कि सरकार को किसी व्यक्ति को प्राप्त सभी विधिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और सरकार द्वारा अधिनियमित विधि को कुछ मूल सिद्धांतों जैसे निष्पक्षता, मूल अधिकार, स्वतंत्रता आदि के अनुरूप होना चाहिए। यहीं पर आप गोपालनवाद के बारे में भी याद रखिएगा। गोपालनवाद 1950 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 की एक संकीर्ण व्याख्या की गई थी। जो अनुच्छेद 21 है इसकी संकीर्ण व्याख्या की गई थी। इसमें निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध होगा, न कि विधायिका की कार्रवाई से। किंतु मेनका गांधी वाद जो कि 1978 का है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए गोपालनवाद के अपने निर्णय को पलट दिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया की अमेरिकी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया। वास्तव में अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण न केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध होना चाहिए, बल्कि विधायिका की कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका केवल जो ऑप्शन नंबर 3 है यही सही है, मतलब ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला है कि संविधान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है। कब करता है, इसमें आधार दिए गए। यदि राज्य जो है वो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है, तो ये भी कारण है। दूसरा, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, यह भी सही है। तीसरा, कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसक घटनाएं घटित होती हैं, तो ये तीसरा वाला सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए 1, 2 सही है। कैसे सही, इसको भी देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई, 356 के तहत दो आधारों पर, पहला अनुच्छेद 356 में वर्णित आधार और दूसरा जो है आपका अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 356 और 365, तो दूसरा जो है अनुच्छेद 365 में वर्णित आधारों पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 के तहत वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या यह समाधान राष्ट्रपति को हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस राज्य का शासन जो है या प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा जारी कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 365 जो है 365
में उपबंधित किया गया है कि यदि संघ द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य विफल रहता है तो वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। संविधान केवल अनुच्छेद 356 और 365 के तहत उपबंधित आधारों पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है, इसलिए कथन 1 और 2 जो है वही केवल सही हैं, तीसरा नहीं। संविधान में राष्ट्रपति शासन लागू करने के आधार के रूप में कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसक घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए आपका ये वाला गलत था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा स्थायी जमा सुविधा एचडीएफ अर्थात इंग्लिश में कहें तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। कुल मांग को बढ़ाने हेतु बाजार में तरलता में वृद्धि करना, या बी बैंकों को आरबीआई में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त तरलता को अवशोषित कर लेना, अपने पास ले लेना। ये वाला सही है, बी आपका सही है। वहीं सी देखें तो नवीन साधन प्रदान करके अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ाना, और डी है अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था की मंद गति को त्वरित करना। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वही सही है। अब कैसे सही इसको देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई तरलता प्रबंधन के लिए स्थायी जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एचडीएफ आरंभ करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, जिसके तहत बैंक बिना कोलेट्रल के कितनी भी धनराशि आच्छित कर सकते हैं। इससे आरबीआई को रिवर्स रेपो से कम दर पर बैंकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने में सहायता प्राप्त होगी। जो आपका एचडीएफ है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्थायी जमा सुविधा, इसके आरंभ होने पर यह तरलता प्रबंधन के लिए अल्प ब्याज दर वाला एक साधन अर्थात लोअर बाउंड ऑफ द कॉरिडोर बन जाएगी। इसके लिए 2 कारणों को उत्तरदायी माना जा रहा है। कौन कौन से? एक, आरबीआई का तर्क है कि बैंक जो है वो जोखिम प्रतिकूल परिवेश अर्थात रिस्क अवेयर्स इन्वायरमेंट में ऋण देने के इच्छुक नहीं है, चाहे रिवर्स रेपो दर कुछ भी हो। इस स्थिति में यदि सरकार व्यय करना प्रारंभ करती है तो प्रणाली में सिस्टम में तरलता और अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा, आरबीआई के पास इस विशाल तरलता परिचालन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हो सकते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में गठित मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित इस सुविधा को पहले ही सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसके पश्चात वित्त विधेयक के माध्यम से वर्ष 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन भी किया गया। वर्तमान में इसे औपचारिक रूप से लागू किया जा सकता है, जिससे आरबीआई रिवर्स रेपो के इतर आरक्षित नकदी निधि अनुपात सीआरआर पर अतिरिक्त तरलता स्वीकार करने हेतु सक्षम हो सकेगी। इसके लिए बैंकिंग प्रणाली को बॉन्ड प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आपका एमपी लैंड से संबंधित है। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपी लैंड्स के तहत प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्यक्षता, यहाँ पे प्रत्यक्षता शब्द है, प्रत्यक्षता 5 करोड़ रुपए आंतरित किए जाते हैं, जो कि पहला कथन गलत है। दूसरा, राज्यसभा और लोकसभा में नाम निर्दिष्ट अर्थात जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं इस योजना के अंतर्गत अधिकृत नहीं है, गलत हो गया, ये आपका गलत है। वहीं तीसरा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना के प्रवर्तन हेतु नोडल मंत्रालय है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 3। अब थोड़ा सा एमपी लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड का 2 वर्षों हेतु निलंबन केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने हेतु किए जा रहे उपायों में से एक है। तो 2 वर्ष के लिए सस्पेंड किया गया है, इसको निलंबित किया गया है। एमपी लैंड्स पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। प्रत्येक सांसद के निर्वाचन क्षेत्र हेतु आवंटित वार्षिक एमपी लैंड निधि 5 करोड़ रुपए होती है, परंतु यह राज्य संसद को प्रत्यक्षता, जैसा कि शब्द में यहाँ पे क्या था कथन में प्रत्यक्षता की बात की गई ना, तो प्रत्यक्षता नहीं होता है, प्रत्यक्षता अंतरित नहीं की जाती है, मतलब प्रत्यक्षता नहीं दी जाती है। अपितु जिस जिले में उनको काम करना होता है तो चयनित जिले के जिला प्राधिकरण को संवितरित कर दी जाती है, मतलब उनको सौंप दिया जाता है।
तो इसके अलावा लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन वाले राज्यों में विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं तथा राज्यसभा और लोकसभा के नामनिर्देशित सदस्य देश में कहीं भी विकास कार्यों में अनुशंसा कर सकते हैं। तो आपका इसीलिए जो दूसरा ऑप्शन था वो गलत हो गया था। और याद रखिएगा, यह जो पूरी योजना है एमपी लैंड, इसका नोडल मंत्रालय कौन है? इसका नोडल मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय है। इस योजना के प्रवर्तन नोडल मंत्रालय है। और एमपी लैंड कार्यों को बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, मेघ प्रस्फोट, बादल का गिरना, बादल का फटना, कीटों के हमले, भूस्खलन, बवंडर, सूखा, आगजनी, रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल परिसंकटों आदि जैसी आपदाओं के प्रवण या प्रभावित क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। सांसदों को प्रतिवर्ष जो है अनुसूचित जाति द्वारा एससी जाति मतलब अनुसूचित अर्थात एससी द्वारा अधिवासित क्षेत्रों में उस वर्ष के लिए आवंटित एमपी लैंड्स राशि के कम से कम 15% की लागत वाले विकास कार्यों की अनुशंसा करनी आवश्यक है तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए यह प्रावधान 5% का है। ठीक है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 5% है। एमपी लैंड्स निधि को मनरेगा और खेलो इंडिया निधियों में भी अपसृत किया जा सकता है, मतलब इनकी निधि का यहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में सुर्खियों में रहा कोल बकैड है। क्या है ये देख लीजिए, कोले बकैड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्या है एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, गलत है। दूसरा, इसका उद्देश्य त्रियामी डिजाइनों 3D डिजाइनों के सृजन व संशोधन हेतु संपूर्ण देश के अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों को एक मंच प्रदान करना है। तो दूसरा वाला आपका सही है, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अप्रैल 2020 में अटल नवप्रवर्तन मिशन तथा इसके अलावा नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के द्वारा संयुक्त रूप से कोले बकैड लॉन्च किया गया। यह एक सहयोगात्मक नेटवर्क और कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो 2D प्रारूपण एवं विस्तृत विवरण से लेकर 3D उत्पादों के डिजाइन तक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। और इस योजना का जो उद्देश्य है रचनात्मकता और कल्पना शक्ति आधारित त्रिआयामी डिजाइन के सृजन व संशोधन हेतु संपूर्ण देश के अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों को एक मंच प्रदान करना है। यह सॉफ्टवेयर छात्रों को नेटवर्क में डेटा सृजित करने और साथ ही स्टोरेज और विजुअलाइजेशन हेतु समान डिजाइन के डेटा तक पहुंच स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। चूंकि 3D प्रिंटिंग 21वीं सदी के नवाचारों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है, इसलिए कोले बकैड के माध्यम से डिजाइनिंग 2.5 मिलियन से अधिक छात्रों को इस तक पहुंच स्थापित करने में सहायता करेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देख लेते हैं, इसमें आपके 3 कथन दिए गए हैं। पहला, भारत का संविधान केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद का उल्लेख करता है, निर्वाचन आयुक्तों का नहीं। दूसरा, किसी भी मामले अथवा मुद्दे पर निर्णय के समय जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको अधिभावी शक्ति प्राप्त होती है, मतलब अधिक शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा है CEC और निर्वाचन आयुक्त दोनों का कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। तो इसमें देखें, इसमें सही क्या है, तो इसमें आपका जो है कोई भी कथन जो है सही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, अब बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समयानुसार निर्धारित निर्वाचन आयुक्तों यदि कोई हो से मिलकर गठित होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कहा गया है कि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का उल्लेख है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, वैसे भी केवल लगा हुआ है तो इसकी 90% संभावना हो जाती है गलत है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 निर्वाचन आयुक्तों के साथ एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं तथा उन्हें समान वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त वेतन व भत्तों के समान होते हैं। वहीं CEC और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य मत विभिन्नता के मामले में निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता है। इसलिए जो कथन 2 है आपका कि जो CEC होता है उसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है, गलत है।
वहीं जो कहा गया है कि सीईसी को, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसको कार्यकाल की सुरक्षा, टेन्योर की सुरक्षा प्राप्त होती है और उसे उसके पद से उसी रीत और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीत से व जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे देखें, अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको टेन्योर की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल चीफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से तीनों कथन इसके गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है सुनिश्चित करता है किस चीज को? व्यक्ति स्वतंत्रता को, सामाजिक न्याय को, समुदाय आधारित अधिकार को। तीनों ही सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं कई सारी, जैसे कि संविधान विभिन्न मूल अधिकारों के माध्यम से उदार व्यक्तिवाद के रूपों को अभिव्यक्त और सुदृढ़ करता है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह एक ऐसे समाज की पृष्ठभूमि में अपनाया गया जहां सामुदायिक मूल्य प्रायः व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उदासीन या प्रतिकूल होते हैं। दूसरा, संविधान जो है व्यक्ति स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत की पुष्टि करता है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम की संवैधानिक प्रतिबद्धता ने अन्य देशों की तुलना में भारत की अग्रणीयता ज्ञात होती है, मतलब ये अग्रणी है। वहीं तीसरा, अंतर सांप्रदायिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में भी विद्यमान समूहगत अधिकारों तथा सांस्कृतिक विशेषता की अभिव्यक्ति का अधिकार तो समूहगत अधिकारों हेतु अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। जर्मनी या फ्रांस के विपरीत भारत में कई भाषाएं और धार्मिक समुदाय हैं। यहाँ पर भारत में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि किसी एक समुदाय का व्यवस्थित रूप से अन्य समुदाय पर प्रभुत्व न हो। इसने भारतीय संविधान हेतु समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ दिया है, बताना है यह किससे संबंधित है। तो यह चोंग्याल वंश द्वारा शासित एक पूर्ववर्ती रियासत थी। वर्ष 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के पश्चात यह भारत का संरचित राज्य बन गया। जनमत संग्रह के माध्यम से यह भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक विवादास्पद विज्ञापन कारण सुर्खियों में रहा। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया जा रहा है? तो यह सिक्किम के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो वर्ष 1947 तक सिक्किम जो है वो चोंग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात सिक्किम जो है भारत का संरचित राज्य प्रोटेक्टोरेट बन गया, जिसके तहत रक्षा, वायु और संचार संबंधी मामलों का प्रबंधन जो है भारत सरकार द्वारा किया जाना था। वर्ष 1974 में सिक्किम द्वारा भारत के साथ अधिक संबद्धता की इच्छा व्यक्त की गई। तदनुसार इसके बाद संसद द्वारा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 को अधिनियमित किया गया। संविधान के तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा प्रदान कर इस संशोधन द्वारा राज्य की एक नई श्रेणी आरंभ की गई। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक नया अनुच्छेद 2A और एक नई अनुसूची को शामिल किया गया। नई अनुसूची में क्या था? 10वीं अनुसूची, जिसमें संघ में शामिल होने के लिए नियम और शर्तें वर्णित की गई। हालांकि यह प्रावधान दीर्घकाल तक लागू नहीं किया जा सका क्योंकि यह सिक्किम के लोगों की आकांक्षाओं को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाया। वर्ष 1975 में आयोजित एक जनमत संग्रह में लोगों द्वारा चोंग्याल शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया गया तथा सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। परिणाम था सिक्किम का भारतीय संघ के पूर्ण राज्य तथा ये 22वें राज्य के रूप में शामिल होता है, 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 लागू किया गया। इस संशोधन की सहायता से सिक्किम के प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान लागू करने के लिए एक नया अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? 371F, याद रखिएगा 371F जो है सिक्किम से संबंधित है, यह अंतः स्थापित किया गया। अब ये विवाद क्यों आया था? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक भर्ती विज्ञापन जारी किया जिसमें भूटान और नेपाल के लोगों के साथ साथ सिक्किम के लोगों को अन्य देश के निवासी के रूप में संदर्भित किया गया था, न कि भारत के नागरिक के रूप में, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। दूसरा, वित्तीय आपात की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। तीसरा, वित्तीय आपात की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।
चौथा, वित्तीय आपात के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकती है। तो हमें क्या बताना है, कौन सा सही है? तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है। मतलब वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकेगा। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का वित्तीय आपात की उद्घोषणा करने का समाधान अंतिम एवं निर्णायक है, तथा इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। परंतु आगे चल करके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इस प्रावधान को जो कि 38वें के द्वारा लाया गया था उसको निरस्त कर दिया गया और यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे के अंतर्गत है। मतलब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, प्रश्नगत किया जा सकता है। वहीं वित्तीय आपात की उद्घोषणा को इसकी घोषणा जारी करने वाली तिथि से 2 माह, घोषणा करने वाली तिथि से 2 माह, वहीं याद रखिएगा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा था आपके युद्ध की वजह से या वायु आक्रमण की वजह से या जो सशस्त्र संघर्ष की वजह से, तो वहां पर 1 माह का समय था। यहाँ पे 2 माह के भीतर संसद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला है, वहां पे क्या था 1 माह के भीतर। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि जब वित्तीय आपात की बात की जाएगी तो यहाँ पे 2 माह के भीतर है, और जब राष्ट्रीय आपातकाल अन्य उस आधारों पर लगेगा तो वहां पे 1 माह का है। तो दो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वित्तीय आपात के बारे में। तो घोषणा जारी करने वाली तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को अनुमोदित करने वाला संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत मतलब सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। तो आपका विकल्प जो सी है साधारण बहुमत, ये सही हो गया। अब वित्तीय आपातकाल लगता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं? तो केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार होता है, जैसे कि किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है केंद्र, जैसा कि निर्देशों में निर्दिष्ट किया जाए, मतलब जिस प्रकार का निर्देश वो देना चाहे। वहीं इसके अलावा केंद्र जो है ऐसे अन्य निर्देश देने तक जिन्हें राष्ट्रपति उसके लिए प्रदान करना आवश्यक और पर्याप्त समझे, ये भी कर सकता है। और इन निर्देशों में निम्नलिखित आवश्यकताओं वाले प्रावधान को सम्मिलित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि राज्य में सेवारत किसी भी अथवा सभी वर्गों के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। सभी धन विधेयकों अथवा अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य विधायिका द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखा जा सकता है या रखना होगा। वहीं राष्ट्रपति जो है वो संघ में सेवारत सभी प्रकार के सभी अथवा किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। वहीं यह याद रखिएगा कि संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधियों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, इस वित्तीय आपातकाल के दौरान में। तो आपका डी ऑप्शन इसीलिए गलत था। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्षों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत अर्थात उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें जो पहला कथन है गलत है, दूसरा वाला आपका सही है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी केवल 2 ये सही हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, कौन सा अधिनियम? 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित होते हैं। हालांकि यदि इस प्रकार के किसी भी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक आयोग द्वारा की जा रही है, तब राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यद्यपि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें पद से यदि हटाना होता है तो पद से हटाने का कार्य जो है राष्ट्रपति ही करता है।
तो इन्हें केवल राष्ट्रपति ही इनके पद से हटा सकता है। तो इस प्रकार से दूसरा कथन सही है और पहला गलत था। कुछ अन्य चीजों चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। यह हित समूह जो होते हैं आपके हित समूह समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रचारक हित समूह और दूसरा वर्ग विशिष्ट हित समूह। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से वर्ग विशिष्ट हित समूह का या इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो विशिष्ट वर्ग विशिष्ट हित समूह के तो पहला है अधिवक्ताओं या चिकित्सकों जैसे पेशेवर निकाय, दूसरा है व्यापार संघ और तीसरा है बधुआ श्रमिकों या जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह। तो इसमें पहला और जो दूसरा है ये आपका वर्ग विशिष्ट हित समूह के अंतर्गत आता है और जो तीसरा है वो प्रचारक हित समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा 1 और 2। अब और चीजें बात कर लेते हैं। तो सामान्यतः हित समूह जो होते हैं, हित समूह समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि व्यापार संघ, व्यापारिक संगठन और पेशेवरों जैसे कि अधिवक्ता, चिकित्सक, प्रशिक्षक आदि का संगम आदि जैसी इकाइयां इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। ये जो उदाहरण दिए गए ये वर्ग विशिष्ट हित समूह होते हैं क्योंकि समाज के किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रमिक, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, किसी धर्म के अनुयायी, जात समूह आदि। सामान्यतः इनका प्रमुख सरोकार समाज के बजाय अपने सदस्यों की बेहतरी एवं कल्याण होता है। जैसे कि यदि श्रमिकों का वर्ग है, समूह है, तो वो श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करेगा। वहीं कभी कभी यह समूह समाज के किसी एक वर्ग के हित के प्रतिनिधित्व से संबंधित नहीं होते। ये कुछ साझा या समान हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें रक्षित करने की आवश्यकता होती है। संगठन के सदस्य संगठन द्वारा निरूपित किए जाने वाले कारकों से लाभान्वित नहीं हो सकते। इस प्रकार के दूसरे समूह जो होते हैं वो प्रचारक हित समूह या जनहित समूह कहलाते हैं और वे चयनात्मक के बजाय सामूहिक मतलब कुछ स्पेसिफिक के बजाय सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इनका लक्ष्य स्वयं के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समूहों की भी सहायता करना होता है। उदाहरण के लिए बलात् श्रम के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी संघर्ष करता है जो इस प्रकार के उत्पीड़न से ग्रस्त होते हैं। कुछ मामलों में किसी जनहित समूह के सदस्य अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाने वाली गतिविधि को संपादित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका बॉम्बशेफ BAMCEF, ये इसका पूरा नाम क्या है हिंदी में, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। यह जो बॉम्बशेफ है यह बृहद रूप से सरकारी कर्मचारियों से मिलकर निर्मित एक संगठन है जो जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान का संचालन करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो इसमें बताना है पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो देसी रियासत है और इनके एकीकरण की विधि दी गई है। तो इसमें आप देखें हैदराबाद जनमत संग्रह, जूनागढ़ सैन्य कार्रवाई, कश्मीर विलय पत्र। तो इसमें आप देखें कश्मीर का विलय पत्र ये सही है, हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई हुई थी और जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था। तो इस प्रकार से केवल आपका तीसरा वाला कथन जो है वो सही हो जाएगा, कथन नंबर 3। यहां पर ये तो क्वेश्चन नंबर 27 है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 ही है कि निम्नलिखित प्रकरणों में कौन सा या से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के लोप का कारण बन सकता है। मतलब किन आधारों पर कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता खो सकता है। पहला, जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली गई है। दूसरा, यदि नागरिक द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया गया हो। तीसरा, यदि वह नाबालिग है तथा उसके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया हो। ये तीनों ही आधार हैं जिससे कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का लोप कर सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो नागरिकता अधिनियम 1955 1955 इस अधिनियम में इससे पूर्व संविधान के तहत अर्जित नागरिकता के लोप को 3 कारक निर्धारित किए गए। पहला, त्यजन के द्वारा, पर्यावसन के द्वारा और वंचित किया जाना। मतलब त्याग देना, पर्यावसन करना और उससे सरकार जो है वंचित कर दे। तो नागरिकता का त्यजन त्याग मतलब उसको त्यागा कैसे जा सकता है। तो एक वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर किया वाला, तो एक वय प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्यवान भारतीय नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता के त्यजन की घोषणा मतलब त्याग करने की घोषणा विहित रीत से कर सकता है। जो रीति बताई गई है, जो नियम बताए गए उससे कर सकता है। ऐसी घोषणा के पंजीकरण के उपरांत वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहता है।
हालांकि इस प्रकार की उद्घोषणा ऐसे युद्ध के समय की जाती है जिसमें भारत भी संलग्न है, तो केंद्र सरकार द्वारा ऐसे पंजीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति के किसी भी नाबालिग बालक की, मतलब जिसकी 18 वर्ष से कम आयु है, की भी भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई भी बालक यदि जब बालिग हो जाए तो बालिग हो जाने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता के पुनर्ग्रहण की इच्छा व्यक्त करता है तो तदनुपरांत वह भारत का नागरिक हो जाएगा। अब नागरिकता का पर्यावसान कैसे होता है? तो भारत का कोई भी नागरिक जो किसी अन्य देश की नागरिकता देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा अथवा अन्यथा स्वेच्छा के द्वारा, मतलब सचेतन, जानबूझकर, बिना किसी अवपीड़न, अनुचित प्रभाव या बाध्यता के अर्जित कर लेता है तो इसे ही पर्यावसान कहा जाता है। कर लेता है तो वह यथास्थित ऐसे अर्जन या ऐसे प्रारंभ पर भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। मतलब यदि वह किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। हालांकि यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। तीसरा कि नागरिकता से वंचित किया जाना। तो नागरिकता से वंचित किया जाना इसके तहत क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता का अनिवार्य पर्यावसान अर्थात समाप्ति है। किन दशाओं में समाप्त कर सकता है? मतलब जो केंद्र सरकार है किन दशाओं में किसी की नागरिकता समाप्त कर सकता है? पहला, नागरिकता जो है मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई, मतलब झूठे कागजातों या झूठ के आधार पर प्राप्त की गई नागरिकता है। दूसरा, नागरिक ने भारतीय संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, ठीक, यह भी उसका आधार हो सकता है। तीसरा, नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो और या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना प्रदान की हो। तीसरा, पंजीकरण या देशीकरण के पश्चात 5 वर्षों के दौरान नागरिक किसी देश में 2 वर्षों के कारावास में दंडित हुआ हो और नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तो भी यह उसकी नागरिकता के लोप का आधार हो सकता है, उसे वंचित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय संविधान की परिसंघीय मतलब फेडरेशन विशेषताएं हैं। तो देखते हैं, पहला इसमें है एकल संविधान, दूसरा द्विसदनीयता, तीसरा है एकीकृत न्यायपालिका। तो इसमें देखें तो आपका केवल द्विसदनीयता जो है ये आपका परिसंघीय विशेषता के अंतर्गत आता है, अर्थात बी ऑप्शन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन सा परिसंघीय विशेषता कहलाती है और कौन सी परिसंघीय मतलब में और कौन सी एकात्मक या गैर परिसंघीय विशेषता कहलाती है। तो भारत का संविधान जो है सरकार की परिसंघीय प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें विभिन्न परिसंघीय विशेषताएं सम्मिलित, जैसे कि सरकार की दोहरी व्यवस्था, जैसे केंद्र और राज्य स्तर पर, शक्तियों का पृथक्करण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अनम्यता मतलब कठोरता उसकी, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। तो द्विसदनीयता जो है आपकी परिसंघीय प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा, ये विशेषता है। हालांकि भारतीय संविधान में व्यापक संख्या में एकात्मक या गैर परिसंघीय विशेषताएं भी समाविष्ट हैं, जैसे कि एक सुदृढ़ीकरण, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की नम्यता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। ये सब एकात्मक विशेषताएं हैं या गैर परिसंघीय विशेषताएं हैं। संविधान में परिसंघ तो फेडरेशन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया, जो 2 तथ्यों में को निर्देशित करता है, 2 तथ्यों को बताता है। पहला, भारतीय परिसंघ अर्थात संघ जो है वो राज्यों द्वारा किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य को परिसंघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आपका केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चूंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग केवल 25 प्रश्नों को देखेंगे। इस पे आप अपना कमेंट दीजिएगा कि इसको और इसमें क्या किया जा सकता है। इसके बाकी के जो प्रश्न होंगे उनको जो आगे आने वाले वीडियो होंगे उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।